Work out the area of your classroom. Which quantities are taken into account to calculate the area? अब यहाँ पे आपको ट्राई दिस में एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि अपने क्लासरूम का एरिया निकालना है। देखो किसी भी चीज़ का एरिया निकालने के लिए उसका शेप हमें पता होना चाहिए। अब क्लासरूम की बात कर रहे हैं या कोई भी रूम की बात करते हैं तो रूम का या क्लासरूम का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगल जैसा होता है ना। तो क्लासरूम का जो शेप है वो क्या है? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, मतलब ही इस क्लासरूम का एरिया निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैपिटल ए इज इक्वल्स टू कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। यही तो होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपको पूछा है कि इस क्लासरूम का आप एरिया निकालो। एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ पता होना चाहिए, मतलब ये वाली जो लंबाई है ये पता होना चाहिए, और ब्रेथ पता होना चाहिए, है ना। ये वाली भी लंबाई पता होना चाहिए। तो क्या करोगे आप? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका एरिया का आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको इस एक्टिविटी से क्या बताना चाहते हैं कि अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए? लेंथ और ब्रेथ। मतलब हमें ये बेसिक क्वांटिटीज अगर पता है तो हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। इसीलिए हम जब MKS सिस्टम पढ़ रहे थे, CGS सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उनमें ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बारे में हमने नहीं पढ़ा। हमने 3 क्वांटिटीज़ के बारे में ही पढ़ा। क्यों? क्योंकि उन्हीं 3 बेसिक क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के साथ डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं? बाकी की जो क्वांटिटीज़ है वो निकाल सकते हैं। अब पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। It is enough to select a few out of many quantities and standardize their units. अब क्या करना है कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ में से जो बेसिक क्वांटिटीज़ है उनको हमने सिलेक्ट कर दिया। उन्हीं को हमने क्या बोला? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब जिन क्वांटिटीज़ का यूज़ करके हम बाकी क्वांटिटीज़ निकालते हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अगर मैं MKS सिस्टम की बात करूं तो बताओ इस सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, हमने देखा था, है ना। M फॉर क्या था? मीटर। मीटर यानी कौन सी क्वांटिटी? मीटर जो है ये एक यूनिट है, लेकिन मीटर किसके लिए हम यूज़ करते हैं? डिस्टेंस के लिए या फिर लेंथ के लिए, दोनों सेम ही है। तो क्वांटिटी कौन सी हो गई? एक डिस्टेंस। फिर K फॉर क्या था? किलोग्राम। किलोग्राम हम किसके लिए यूज़ करते हैं? मास के लिए या वेट के लिए, दोनों सेम बात है, मतलब दोनों का यूनिट सेम है। और S फॉर क्या होता है? सेकंड। सेकंड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? टाइम के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि MKS सिस्टम की बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी है तो 3 है। कौन कौन सी? डिस्टेंस, मास और टाइम। ठीक है। वैसे ही CGS सिस्टम की भी बात करते हैं। CGS सिस्टम की बताओ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या रहेंगी? C फॉर क्या होता है यहाँ पे? C फॉर क्या होता है? सेंटीमीटर, है ना। CM सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं? तो फिर से डिस्टेंस गिनने के लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। फिर G फॉर क्या होता है? ग्राम होता है। और ग्राम हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ग्राम में हम क्या गिनते हैं? या तो वेट गिनते हैं या तो मास गिनते हैं। तो मैं यहाँ पे मास लिख देती हूँ, वेट भी लिख सकते हो। फिर आता है S फॉर, वही होता है सेकेंड। और सेकेंड हम क्या गिनने के लिए यूज़ करते हैं? टाइम मेज़र करने के लिए। तो CGS सिस्टम में भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? 3 है, डिस्टेंस, मास और टाइम। मतलब दोनों सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो सेम है। अब you can see from the above examples that units of the quantities length and time need to be standardized. Such quantities are called as fundamental quantities and their units are called as standard units. अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो लेंथ और टाइम के यूनिट्स हैं उनको हमने स्टैंडर्डाइज किया है ना। MKS सिस्टम में, CGS सिस्टम में लेंथ को हमने देखा था कि मीटर यूज़ किया है और दूसरे इसमें सेंटीमीटर यूज़ किया है। टाइम के लिए हमने दोनों में सेकंड ही यूज़ किया है। तो इसको हमने क्या किया? स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हम इस टाइम के लिए हमेशा यही यूज़ करेंगे। CGS है तो डिस्टेंस के लिए हमेशा सेंटीमीटर ही यूज़ करेंगे। MKS सिस्टम है तो डिस्टेंस के लिए हमेशा मीटर ही यूज़ करेंगे, है ना। तो ये हमने फिक्स कर दिया कि हमें यही यूज़ करना है। मतलब हमने फिक्स कर दिया, मतलब उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। इसीलिए ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और उनके जो यूनिट्स हैं, है ना। डिस्टेंस का यूनिट क्या था? MKS के हिसाब से बताओ डिस्टेंस का यूनिट क्या था? MKS के हिसाब से डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। फर्स्ट वाला डिस्टेंस है तो मीटर जो है ये क्या हो गया?
एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। इसके जो भी यूनिट्स है वो सब हो जाएंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स, और जो ये खुद क्वांटिटीज है उनको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऑफ कोर्स अ स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल इट एंड इट मस्ट नॉट बी वेरिएबल। अब जो फंडामेंटल यूनिट है ना वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नहीं होना चाहिए मतलब वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, हर एक जगह पे वो सेम होना चाहिए। जैसे हमने कल वो प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर की बात की थी, है ना, उसका वेट कहीं पे भी ले जाके आप कर लो, हर जगह पे उसका वेट क्या आएगा? सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया पे वेट करोगे तो अलग आएगा या अमेरिका में जाके वेट करोगे तो अलग आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या है? ये वेरिएबल नहीं है, ये चेंज नहीं होता, इसीलिए ये एक क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। फिर आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो हमने कल दो टाइप के सिस्टम पढ़े थे, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम, लेकिन ये जो दोनों सिस्टम है ना ये हम वर्ल्ड वाइड यूज नहीं किए जाते। वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम यूज किया जाता है वो है ये वाला SI सिस्टम। कौन सा? SI सिस्टम। SI सिस्टम इसी को हम बोलते हैं फुल फॉर्म में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज किया जाता है और इसका फुल फॉर्म जो है SI का वो होता है सिस्टम डी इंटरनेशनल, ऐसा कुछ फ्रेंच में उसका फुल फॉर्म होता है। उसका शॉर्ट फॉर्म हमने बना दिया है SI सिस्टम। इसको हम इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। An international system of units based on 7 fundamental units called the System International is currently used all over the world. It is also called the metric system. अब देखो जो SI सिस्टम है ना ये पूरे वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है और इसमें खास बात ये है कि इसमें 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं। इसमें कितने यूनिट्स होते हैं? 7 यूनिट्स। MKS सिस्टम में या CGS सिस्टम में कितने कितने यूनिट्स है बताओ? इसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 थे, लेकिन इसमें लगा कि कुछ कमी है क्योंकि बाकी की भी क्वांटिटीज अच्छे से मेजर नहीं कर पा रहे थे और ना ही इसमें कर पा रहे थे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? एक नया सिस्टम निकाल दिया, SI सिस्टम, और इसमें कितनी बेसिक क्वांटिटीज है? 7। अगर 7 फिजिकल क्वांटिटीज है तो यूनिट्स भी कितने होंगे? 7 ही होंगे। तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है और 7 उनके यूनिट्स हैं। अब ये जो सिस्टम है SI सिस्टम, इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है। The names and symbols of the units of the fundamental quantities length, time and mass in the system are given in the following table. अब वैसे तो इसमें 7 है, ठीक है, इसमें कितने क्वांटिटीज है? 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं इस सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे आपको 3 ही दिया गया है। तो 3 जो इम्पोर्टेंट है वो कौन से? लेंथ है, मास है और टाइम है। ठीक है, लेंथ का यूनिट यहाँ पे भी मीटर है और मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m। मास का यूनिट यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे इसका सिंबल होता है kg। टाइम का यूनिट यहाँ पे सेकेंड है और उसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल s। ठीक है, बाकी के भी हैं यहाँ पे, जैसे एक इंटेंसिटी है, वेट है, ये सब भी इसमें आते हैं लेकिन वो आपको नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। As the standard of a mass solid cylinder made of a platinum iridium alloy is kept in the International Bureau of Weights and Measures at Paris. अब देखो यहाँ पे वो बताया गया है कि हम स्टैंडर्ड्स कैसे लेते हैं। जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज ले रहे हैं, जैसे कि मैंने मास की बात की अगर, तो बताओ मास का यूनिट जो है उसको हमने मान लिया किलोग्राम। मास का यूनिट क्या मान लिया हमने? किलोग्राम। लेकिन हाँ, ये किलोग्राम होता कितना है? 1 किलोग्राम एग्जैक्टली होता कितना है ये कैसे हमें पता चलेगा? तो वो हमें पता चलता है स्टैंडर्ड्स से। हम एक फिक्स स्टैंडर्ड मान लेते हैं, कोई चीज़ मान लेते हैं या कोई लेंथ मान लेते हैं फिक्स जो होगा और जो सबके लिए सेम होगा, उसको हम स्टैंडर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो 1 किलोग्राम कितना होता है? 1 किलोग्राम उतना होता है जितना कि सिलेंडर का वेट है। वो जो प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर की हमने कल बात की थी, उसका जितना वेट है उतना होगा 1 किलोग्राम। और ये सिलेंडर रखा कहाँ पे गया है? ये रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। ये एक प्लेस है कहाँ पे? पेरिस में। यहाँ पे सारे वेट्स रखे जाते हैं, जैसे कि 1 किलोग्राम कितना होगा, 1 मीटर कितना होगा, 1 सेकेंड को कितना हम मानेंगे, ये सब यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि कितना होता है ये। एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट द मास इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर लिया, मतलब सभी को बता दिया गया कि ये मास जो है इतना 1 किलोग्राम होगा। Official accurate copies of this prototype are kept in the standardizing laboratories institutes all over the world.
तो क्या कर दिया क्या कि ये जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर है पेरिस में, यहाँ पे जो वो सिलेंडर था ना, वैसी ही कॉपीज़ बना दी गई और वर्ल्ड की जितनी भी लेबोरेटरीज है सब पे ये कॉपीज़ भेज दी गई कि आप भी इसको रख लो और इसके हिसाब से ही 1 किलोग्राम आप क्या करो, मेज़र करो। फिर 2 fine lines are engraved on a platinum iridium bar kept in the International Bureau of Weight and Measure at Paris। तो वहाँ पे जो सिलेंडर रखा था उसके ऊपर 2 फाइन लाइंस बना दी गई और ये जो लाइंस है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हमने क्या मान लिया था, 1 मीटर। उसी को हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड 1 मीटर। Accurate copies of this prototype are made and distributed to standardizing laboratories institutes all over the world। वैसे ही इस 1 मीटर की कॉपीज़ भी क्या कर दी गई, सारे वर्ल्ड की लेबोरेटरीज में भेज दी गई। The time required for 1 revolution of the earth is measured by means of an accurate device। अब अर्थ को सन के अराउंड में घूमने के लिए, ये हमारा सन है और ये है हमारा अर्थ। अब अर्थ बड़ा नहीं है, ऐसे बना दिया मैंने, सन से छोटा है अर्थ। तो ये जो अर्थ है इसको सन के अराउंड में घूमने में कितना टाइम लगता है ये भी हम कैसे पता लगाते हैं, कुछ डिवाइस होते हैं एक्यूरेट, उनकी मदद से हम पता लगाते हैं कि ये पूरा टाइम जो है अर्थ को कितना लगता है। और इस टाइम को हम अप्रॉक्स में मान लेते हैं कि 24 आवर्स लगता है ना, एक दिन लगता है। हम सन के अराउंड में अर्थ को घूमने के लिए कितना टाइम लगता है, एक दिन लगता है, ये हम एक्यूरेट मान लेते हैं। To standardize 1 second, 1 hour is considered to have 60 minutes and 1 minutes 60 second। और मान लेते हैं स्टैंडर्ड वे में बताने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 सेकेंड जो है, 1 सेकेंड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 हार को डिवाइड करते हैं 60 मिनट्स में और 60 मिनट्स को 60 सेकेंड्स में, 1 मिनट को 60 सेकेंड में। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 1 सेकेंड हमने लिया था। 1 सेकेंड ही क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता है कि टाइम का जो यूनिट है वो कितना होता है, सेकेंड होता है। तो हमें क्या पता लगाना है कि 1 सेकेंड कितना होता है ना। तो हमने ये पता लगा लिया कि सन के अराउंड में अर्थ को घूमने को कितना टाइम लग रहा है। बताओ कितना टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, 24 हार्स लग रहे हैं, 24 घंटे लग रहे हैं। तो ये जो 24 हार्स हैं, तो हमें हार्स तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सेकेंड चाहिए। तो हमने 24 हार्स को ब्रेक कर दिया, किसमें, मिनट्स में ब्रेक कर दिया। अच्छा 24 आवर छोड़ दो, हमने क्या किया, 1 आवर लिया। तो 1 आवर मतलब कितना होता है बताओ, 1 आवर मतलब कितना होता है, 60 मिनट्स है ना, मिनट्स में हो गया। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। अब हमें मिनट्स भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो सेकेंड चाहिए। तो हम 60 मिनट्स भी नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, 1 मिनट लेंगे। तो 1 मिनट मतलब कितना होता है, फिर से 60 सेकेंड। 60 सेकेंड तो हमें 1 सेकेंड मिल जाएगा। कैसे, ये जो 60 है इसको इधर लेके आओ, 1/60 और ये जो 1 है, मतलब ये 1 यहीं पे था, 1/60 हो गया इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड कितना हो गया, 1/60 ऑफ अ मिनट। मतलब 1 मिनट का 60th पार्ट वो हो जाएगा 1 सेकेंड। तो ऐसे 1 सेकेंड मिल गया। नाउ व्हाट इज एन एटॉमिक क्लॉक, वेयर इट इज केप्ट। एटॉमिक क्लॉक क्या होता है, ये दिल्ली में एक लेबोरेटरी है, वहाँ पे इसको रखा गया है एटॉमिक क्लॉक को। इसको द एक्यूरेट क्लॉक माना जाता है। देखो अगर आपके घर में क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक जो है वो बंद पड़ गई है, अब हमें क्लॉक को चलाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम सेल लेकर आएंगे। क्लॉक बंद हो गई है हमारे घर की, उसके सेल डाउन हो गए, तो हम क्या करते हैं, हम उसके सेल बदल देते हैं। तो हम सेल लेकर आएंगे और वो जो सेल है हम उसमें डालेंगे। अब क्लॉक चालू हो गई। अब क्लॉक तो चालू हो गई लेकिन वो बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई थी। अब हमें टाइम नहीं पता है उसका टाइम तो उल्टा पुल्टा हुआ है। हमें क्या करना है, उस टाइम को सही करना है। तो हम कैसे सही करते हैं, हम अपने फ़ोन में देखते हैं कि कितना टाइम हुआ है और उस हिसाब से क्लॉक का भी टाइम हम सेट कर देते हैं, बराबर है। तो हमें देखना पड़ा फ़ोन में से, लेकिन फ़ोन को कैसे पता कितना टाइम हुआ है। सिर्फ फ़ोन को ही नहीं, पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम यूज़ किया जाता है और वो जो है वो टाइम जिसमें हम देखते हैं वो होता है एटॉमिक क्लॉक। हमारे फ़ोन्स में जो भी टाइम आता है ना वो इसी से आता है, एटॉमिक क्लॉक से। मतलब उसमें जितना बजा होगा ना उतना ही हमारे फ़ोन में बजा होगा। मतलब ये जो एटॉमिक क्लॉक है जो कि दिल्ली के एक लेबोरेटरी में है, वो उस क्लॉक के हिसाब से ही हम उसको अपना सही टाइम मानते हैं। How is the velocity of light used for determining the standard meter? अब velocity of light कैसे यूज़ की जाती है मीटर को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वही स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला।
डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें बस वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और इसका आंसर निकल आता है, ठीक है। फिर ग्रेट साइंटिस्ट, व्हेन मैन फेल्ट द नीड टू मेजर थिंग्स ही स्टार्टेड बाय यूजिंग द पार्ट्स ऑफ हिज ओन बॉडी फॉर द पर्पस। अब जब इंसान को लगा कि उसे चीज़ें गिनने की ज़रूरत है तो उसने क्या किया, उसने अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करना शुरू किया। जैसे हमने कल हैंड स्पैन देखा है ना, वैसे ही अपने कंधे से लेकर तो अपना जो नेक है वहाँ से लेकर तो फिंगर तक का भी कुछ लोग उसको 1 मीटर मान लिया करते हैं। अभी भी हम देखते हैं जब कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं तो अभी भी ये सब करते हैं लोग, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। In Egypt in ancient times, the distance from a man's elbow to the tip of his middle finger was called a cubit. अब इजिप्ट में क्या हो रहा है, जो मैन का एल्बो है, जो मैंने अभी बताया कि नेक से लेकर तो मिडल फिंगर तक का जो डिस्टेंस है उसको वो लोग क्यूबिट बोल देते थे, 1 क्यूबिट। आज हम लोग मीटर बोलते हैं। दिस मेजर वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो मेजर है क्यूबिट जो है ये डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। क्यों? क्योंकि सबके हाथों का लेंथ सेम तो है नहीं, किसी का हाथ बड़ा है, किसी का हाथ छोटा है ना। देयरफॉर द क्यूबिट ऑफ द किंग वाज कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड। इसीलिए जो किंग का क्यूबिट है उसको ही वो लोग स्टैंडर्ड मान लेते थे। क्यों? क्योंकि किंग जो है वो उसको भगवान का दर्जा दिया जाता था, एक टाइप से गॉड माना जाता था। जो भी किंग हुआ करते थे पहले के टाइम्स में, किंग को राजा तुल्य माना जाता था। इसीलिए किंग का जो हैंड है उसकी मेज़र को ही 1 क्यूबिट माना गया, क्योंकि सबके लिए ये मेज़र अलग अलग होता। इसीलिए क्या किया, किंग के मेज़र को ही 1 क्यूबिट इन्होंने मान लिया। इन ओल्डर टाइम्स वी वेट गोल्ड इन अ यूनिट कॉल्ड गंज एंड आवर ग्लास वॉज यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम। हैव यू सीन वन? तो ओल्डन टाइम्स में क्या होता था, गोल्ड को गंज में गिनते थे, है ना। आज सोने को हमें गिनना होता है तो हम कैसे गिनते हैं, तोले में गिनते हैं या कैरेट में गिनते हैं। तो पहले गोल्ड को किस में गिनते थे ये लोग, गंज में गिनते थे। 1 गंज, 2 गंज, 3 गंज, अभी भी सुना होगा आपने। और यहाँ पे पूछ रहे कि आपने आवर ग्लास देखा है? टाइम को मेज़र करने के लिए आवर ग्लास का यूज़ किया जाता था। तो इसके हिसाब से टाइम को क्या करते थे, मेज़र करते थे। एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता था आवर ग्लास।